Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. We are covering our national current affair from our magazine Tarkash Volume 2. We have covered from Tarkash Volume 1. So उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, है ना। जो आपसे पूछा जाता है उसको कमेंट करिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको छोड़िए कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये पे करने वाला एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, और आप लोग, हम ऐसा होप कर रहे हैं कि आप लोग सब रिवीजन रोज़ अच्छे से करते होंगे। ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, रोज़ 1 से 1.5 घंटा ही आपको पढ़ने का ज़रूरत है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा रोज़ अगर आप करंट अफेयर को दे रहे हैं, यू विल बी मास्टर इन करंट अफेयर, है ना। जो करंट अफेयर आएगा उसका 85-90% आपसे हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग पूछते हैं ना कि क्या ये इनफ है, इनफ तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये कहना तो गलत ही हो जाएगा कि इनफ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि 90% कवर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए आज हम करते हैं पर्सन इन न्यूज। और पर्सन इन न्यूज में हम पहले पर्सन को देखेंगे, उनका नाम है गोपीचंद तोतापुरा। आई माइट बी साउंड हिज सरनेम रॉन्ग, है ना, लेकिन अब जो है वो है। तो इनका नाम है गोपीचंद गोपी तोतापुरा। और ये क्यों फेमस रहे, ये सबसे पहले आपको इनके बारे में बता देते हैं कि ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करा था। ठीक है, ये जो हैं ये इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बन जाते हैं। सिविलियन स्पेस टूरिस्ट करने का मतलब क्या है कि हम आप जैसे लोग, है ना, जो कि आर्मी में, डिफेंस में या इसरो में नहीं थे, और हमारे आप जैसे एक नॉर्मल आदमी होने के बाद भी स्पेस में जाके घूम के आते हैं। स्पेस में जाने का मतलब क्या क्या होता है, जो कर्मल लाइन है हमारा, उसको जैसे ही आप क्रॉस कर लेंगे, मतलब 100 किलोमीटर, तो आप स्पेस में जा चुके होंगे। ठीक है, तो ये पहले सिविलियन पहले इंडियन सिविलियन बनते हैं। दिस पर्सन इज गोपी तोतापुरा। और ये पहले सिविलियन बनते हैं जो स्पेस में जाते हैं। अगर ओवरऑल की बात करें तो पहले इंडियन जो जाते हैं उनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, और ये दूसरे इंडियन बनते हैं, लेकिन पहले सिविलियन इंडियन बनते हैं। ठीक है, ये किससे गए थे, ये ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है। किनका कंपनी है ये ब्लू ओरिजिन, जो है जेफ बेजोस की कंपनी है, जो अमेजोन कंपनी है, उसी के जो फाउंडर हैं उन्हीं के द्वारा ब्लू ओरिजिन कंपनी बनाया गया था 2000 में, है ना, सन 2000 में। ठीक है, ये उनका लोगो है। ये कब फाउंड किया गया था, 2000 में, है ना। इन्हीं का एक मिशन था NS-25। NS-25 का मतलब क्या हुआ, न्यू शेफर्ड 25। इसी मिशन के द्वारा ये लोग गए थे। ये लोग 6 लोग गए थे, जिसमें एक गोपी भी थे। ठीक है, ये 10 मिनट ऊपर रहा, कहाँ, स्पेस में। और ये कितना ऊपर गए थे अर्थ से, अर्थ से ये लोग 105 किलोमीटर। आपको क्या बताया कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के इन्वायरमेंट से आप 100 किलोमीटर जब पार करेंगे तो बोला जाता है वो कर्मल लाइन है। कर्मल लाइन को जैसे ही आप पार करेंगे, यू विल बी इन स्पेस, वहाँ से स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये लोग 105 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और गए थे, और वो लोग 10 मिनट के लिए वहाँ रुके थे, स्पेस को इंजॉय किए, और फिर सेफली वापस आ गए। दैट्स वाई ही इज न्यूज। सो आई अगेन रिपीट, Gopichand Thutakura became the first civilian space tourist and second Indian to travel to space after राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए थे, राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ओके। अगला पर्सन इन न्यूज में हम देखेंगे रणधीर सिंह को, है ना। हु इज रणधीर सिंह, रणधीर सिंह पटियाला पंजाब के रहने वाले हैं। और ये है रणधीर सिंह। ठीक है, और ये पटियाला पंजाब के रहने वाले हैं, और ये पहले इंडियन बन गए हैं जो इलेक्ट कहाँ हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और ये कितने दिनों तक प्रेसिडेंट रहेंगे, ये 2024 से लेके 2028 तक। ठीक है, 2024 से 2028 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर इनके बात करें तो ये बहुत ही स्पोर्ट्स पर्सन वाले फैमिली से आते हैं, और ये 5 टाइम ओलंपिक शूटर हैं। बाय प्रोफेशन ये पहले शूटर थे। ठीक है, शूटर थे। ठीक है, और ये 5 टाइम ओलंपिक शूटर रह चुके हैं। ओके, बाकी ये ही सर्व्ड एज एन IOC मेंबर, है ना, 2001 से 2004 तक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जो प्रेसिडेंट बने, किसके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। अगला जो न्यूज है वो है सुधांशु शुक्ला के बारे में। सुधांशु शुक्ला कौन है, विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं। उनको सेलेक्ट किस चीज़ में किया गया है, वो बने हैं प्राइम एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडो US। एक मिशन है, इंडिया और US का एक मिशन है, जो कहाँ जाने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए। अभी हाल में आप लोग सब जानते होंगे कि सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस में जाके फंस गई हैं। उनका जो रिटर्न लाने वाला जो फ्लाइट था वो क्या है, उसमें ग्लिच आ गया है। उसी तरीके से एक मिशन बनाया गया जिसमें इंडिया और US दोनों को मिला के बनाया गया, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ एस्ट्रोनॉट को हम कहाँ भेजेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में। ठीक है, तो वहीं ये जो आदमी हैं ये हैं कौन, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु
शुक्ला ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये लखनऊ यूपी के रहने वाले हैं, है ना। और ये जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रशांत बालाकृष्ण, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर। ये बैकअप में रखे गए हैं, बैकअप एस्ट्रोनॉट इनको बनाया गया है। इनका नाम है प्रशांत बालाकृष्णन, ये भी एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। अगर हम बात करें इन लोगों का मिशन का, तो ये जो हैं ये प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं और ये बैकअप चुने गए हैं, ठीक है। किस लिए चुने गए हैं? इंडो यूएस मिशन जो है इंटरनेशनल स्पेस जाने के लिए। अब बात आती है कि इसरो जो है वो एक पैक्ट साइन करता है किसके साथ? इसरो का एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है जिसको क्या बोलते हैं? HSFC, है ना, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ये जो है साइन किया है किसके साथ? स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट किया है किसके साथ? एक्सियोम स्पेस। एक्सियोम स्पेस क्या है? अमेरिकन प्राइवेट फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की एक कंपनी है। जैसे इंडिया में है ना कुछ कुछ, या फिर स्पेस एक्स जैसे, या फिर ब्लू ऑरिजिन, उसी तरीके से एक्सियोम स्पेस क्या है? अमेरिका की एक प्राइवेट फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम AX भी बोलते हैं। इसी का एक मिशन है AX4 मिशन, ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन, है ना। एक्सियोम 4 मिशन में ही ये सब लोग जाएंगे, जिसके लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट किनको चुना गया है? सुधांशु शुक्ला को, ठीक है। तो वहाँ जाएंगे और ये लोग वहाँ जो जाएंगे वो वो स्पेस से किसका जो रॉकेट किसका होगा? वो रॉकेट प्रोवाइड करवाएगा स्पेस एक्स के द्वारा। आपको फिर से रिपीट करें, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि इंडिया का जो इसरो और यूएस के जो नासा है वो दोनों मिलकर एक मिशन बनाया है। कहाँ जाने के लिए? इंडियन स्पेस स्टेशन जाने के लिए। तो इसरो का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट साइन किया और किसके साथ साइन किया है? तो इसरो की एक विंग है HSFC, है ना, इसरो के अंदर ही काम करती है HSFC। वो साइन किया किसके साथ? एक्सियोम के साथ, एक्सियोम स्पेस के साथ, ठीक है। एक्सियोम स्पेस आपको बता दिया और HSFC बता दिए। अगर हम थोड़ा सा HSFC की बात करेंगे तो ये 2019 में बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया? दिस इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट। आपको पता है गगनयान प्रोजेक्ट क्या है? आपको कमेंट करना है कि व्हाट इज गगनयान प्रोजेक्ट और किस साल हम इसको प्लान कर रहे हैं गगनयान को लॉन्च करने का, है ना। इन विच ईयर वी हैव प्लान टू लॉन्च गगनयान प्रोजेक्ट, राइट। आपको क्या बताया कि एक्सियोम स्पेस के साथ, एक्सियोम स्पेस तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रॉकेट कौन देगी? रॉकेट जो है वो देगी स्पेस एक्स। और आपको क्या बताना है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? हु मेड दिस। और इसका जो फ्लाइट है उसका नाम बता रहे हैं, उसका नाम है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ये लोग जाएंगे। आपको बता दिए कि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन जो है इनको बैकअप एस्ट्रोनॉट के रूप में रखा गया। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला जो न्यूज है वो है अभिनव बिंद्रा जी के बारे में। अभिनव बिंद्रा जी को क्या है? ये इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए ये फेमस भी हैं। और इनको अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इनको ओलंपिक ऑर्डर का एक जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो उससे इनको क्या किया गया है? नवाजा गया है अभिनव बिंद्रा को। ये हैं अभिनव बिंद्रा साहब, ये इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको रिपीट कर रहे हैं, ना कि अभी जो वो हैं क्या नाम है उनका, जो भाला फेंकते हैं, नाम ही दिमाग से निकल गया, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा जो है इनको दिया गया है ओलंपिक OLYMPIC ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर ये कब दिया गया? अगस्त 10 2024 को। वो 142वां IOC सेशन चल रहा था पेरिस में, वहीं इनको दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? IOC के द्वारा। IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। ये कब बना था? ओलंपिक ऑर्डर कब से देना शुरू हुआ? तो 1975 से हम लोग ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड देना शुरू किए गए हैं। और बोला जा रहा है कि ओलंपिक मूवमेंट में बोला जाता है कि ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा अभिनव बिंद्रा की, तो ये कौन सा गेम खेलते थे? तो ये क्या थे? शूटर थे। और ये 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीते थे। कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल, ध्यान रखिएगा, ना कि पिस्टन में, है ना। कुछ लोग पिस्टन से अपना गेम खेलते हैं, कुछ लोग एयर राइफल से खेलते हैं, ठीक है। तो ये 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीते 2008 के बीजिंग गेम्स में। आपको क्या कमेंट करके बताना है कि अभी मनु भाकर भी मेडल जीती हैं, वो भी 2-2। ये कौन से गेम में, ये कौन सा राइफल से या पिस्टन से खेलती है और कितना मीटर का गेम खेलती हैं? कितने वो उन्होंने गोल्ड, ये जो भी अवार्ड जीता है ब्रोंज या सिल्वर, वो कौन से कितने मीटर के गेम में और कौन से राइफल से या किससे वो जीती हैं? आपको कमेंट करके बताना है। सो अभिनव बिंद्रा को क्या दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड दिया गया। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाता है और ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ओलंपिक मूवमेंट में।
और ये कब से दिया जा रहा है? 1975 से। और इनको कब दिया गया? अगस्त 10 2024 को। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो है जीआरआई के बारे में। हुई जीआरआई? जीआरआई जो है एक 16 साल की पैरा स्विमर हैं। कहाँ की? मुंबई की रहने वाली हैं। ठीक है, ये इनको क्या दिक्कत है? इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो ये न्यूज में है, ये सबसे यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बनी है जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर ली हैं। ठीक है, आपको इनका हम फोटो दिखा रहे हैं कि ये जो है इनका नाम है सुश्री जिया राय। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये मुंबई की रहने वाली हैं। और सी बिकेम यंगेस्ट, सबसे कम एज का और सबसे फास्टेस्ट पैरा स्विमर बनी हैं जो क्रॉस किसको की हैं? इंग्लिश चैनल को। तो थोड़ा सा हम आपको इंग्लिश चैनल के बारे में बता दे रहे हैं कि ये है इंग्लिश चैनल। आपको दिखने में आ रहा होगा, ये यूके इंग्लैंड और ये वेल्स वाला है आयरलैंड, और यहाँ पे क्या है? फ्रांस। ये दोनों के बीच में जो है ना, यही है इंग्लिश चैनल। इसी को ये सबसे कम समय में तैर के पार कर ली हैं। ठीक है, ये मार्च में, इनके नाम का एक और रिकॉर्ड है कि मार्च 2022 को पाक स्ट्रेट कहाँ है? यू हैव टू कमेंट। आपको बताना है, हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है। पाक स्ट्रेट है, उसको जो 29 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको भी 13 आवर्स 10 मिनट में क्रॉस कर ली थी। और वहाँ भी सबसे यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल बनी थी जो ये फीट को अचीव की थी। ठीक है, तो जिया राय को आपको ध्यान रखना है, ये एक पैरा स्विमर है मुंबई से, 16 साल की। इंग्लिश चैनल को ये सबसे कम समय में और सबसे कम एज की महिला बनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछता है। अगला जो पर्सनालिटी है उनका नाम है हंसा मेहता। हु इज हंसा मेहता? हंसा मेहता की अगर बात करें तो ये जानी जाती हैं वीमेंस राइट के बारे में एडवोकेट करने के लिए, है ना। ये 3 जुलाई 1987 को पैदा ली हैं, इनका जन्म हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी स्कॉलर, एजुकेटर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, यू कैन से, सब कुछ हैं। ठीक है, ये क्यों न्यूज में थी? ये न्यूज में ये थी, इसलिए थी, दिस लेडी इज हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता। आपको बताएं ये विमेंस राइट की बात क्या करती थी। तो सबसे पहले 1947-48 में क्या हुआ था? यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स पे इंडियन डेलीगेट के रूप में ये गई थी। कहाँ गई थी? यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, UNHRC में। ठीक है, वहाँ गई थी। वहाँ क्या की थी इन्होंने? बहुत ही UDHR जो है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहाँ इंश्योर की थी जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे वहाँ आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ था? ऑल मेन। तो ये बहुत स्ट्रांगली बात की और बोली कि ऑल मेन को रिप्लेस करके क्या लिखना चाहिए? ऑल ह्यूमन बीइंग। ऑल मेन की अगर बात करें तो सिर्फ मेन की बात होती है, इसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे इसमें सिर्फ मेन की नहीं बात होगी, इसमें विमेन की भी बात होगी, ट्रांसजेंडर्स की भी बात होगी। तो इसलिए ये बहुत फेमस हुई थी, इसलिए ये जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज की बात करती थी। कहाँ? UDHR में बात की थी और ऑल मेन को रिप्लेस करवाई थी ऑल ह्यूमन बीइंग से। तो इसी के लिए क्या हुआ कि इनको UNGA का जो असेंबली हुआ उसके प्रेसिडेंट इनको ट्रिब्यूट देने के लिए हंसा मेहता को 24 जून को, जो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है, इनका नाम हाईलाइट की। किस चीज़ के लिए? कि जो इनका जो रोल रहा है शेपिंग द UDHR, है ना, कि ऑल मेन को कैसे इन्होंने ट्रांसफर करवा के क्या लिखवाया था? ऑल ह्यूमन बींग। तो शेप की इन्होंने UDHR के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, इसलिए। और इनका एक अचीवमेंट क्या है कि ये 1946 में, थोड़ा सा पूछा जा सकता है हिस्ट्री से रिलेट करके, कि 1946 में ये AIWC, ऑल इंडिया वीमेन कमेटी के प्रेसिडेंट भी बनाएंगी थी। और इन्होंने क्या ड्राफ्ट किया था? इंडियन वीमेन चार्टर ऑफ राइट्स, है ना, जो किस चीज़ को एडवोकेट करता था, जो किस चीज़ के बारे में बात करता था? जेंडर इक्वालिटी, सिविल राइट्स ऑफ वीमेन, इसके बारे में बात करता था। इनका डेथ जो है 1995 में इनका डेथ हो जाता है, 90 साल की उम्र में, मुंबई में। ठीक है, बात करेंगे हम थोड़ा सा UNGA की। UNGA क्या है? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको पता है जैसे हमारे देश में असेंबली होता है उसी तरीके से UN का अपना एक असेंबली होता है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? उसके प्रेसिडेंट जो है आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे हम बता दे रहे हैं, हिंट, कैमरून के रहने वाले हैं। वहाँ UNGA के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था। ठीक है, और हाईलाइट किया था कि UDHR, आपको यह भी बताना है कि UDHR कब अडॉप्ट किया था, इन विच ईयर UDHR वाज अडॉप्टेड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा UDHR को कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अगला न्यूज जो है वो हम देखेंगे। अगला जो पर्सनालिटी है हमारे वो हैं जनरल के सुंदर जी। ठीक है, जनरल के सुंदर जी की बात करेंगे अगर हम, तो दिस पर्सन इज जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी। ये हमारे 13वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके थे 1986 से 1988 तक के। ठीक है, और इनके समय में एक ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन ब्रास टैक्स,
बहुत ही फेमस ऑपरेशन हुआ था जिसमें हम लोग पाकिस्तान को ऐसे धमकाए थे, अपना सारा जो भी लार्जेस्ट कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था इनके द्वारा, जिसमें सारा इंडिया का जो भी आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस कहने का मतलब क्या होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये तीनों के द्वारा मिलकर इस तरीके से स्ट्रांगली डराया गया था। ये कुछ किया नहीं गया था, हम लोग अपना मिलिट्री एक्सरसाइज किए थे और ये दिखाए थे जलवा अपना कि हमसे अगर लगोगे तो हम क्या करेंगे, पहली फुर्सत में तुमको हम भगा देंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ब्रास्टैक्स किसी किसी अटैक करना नहीं था, ये हमारा खुद का एक्सरसाइज था, लेकिन अभी तक का सबसे लार्जेस्ट कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज करवाया गया था। और वो किनके निगरानी में करवाया गया था, जनरल के सुंदर जी के निगरानी में करवाया गया था। और इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। आप जो अभी देखते होंगे ना, वो जो क्रॉलर माउंटेड जो सब ऐसे घूमते रहता है, क्या उसको बोल सकते हैं, जो भी देखते होंगे कि चेन वाला, जो जो बॉर्डर मूवी में देखे होंगे कि जो रेंग के जाता है, वो इन्हीं के द्वारा वो लाया गया था। अभी तक हमारा जो आर्मी था वो क्या था, पैदल चलने वाला आर्मी हुआ करता था। तो उसको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने के फादर किसको कहा जाता है, जनरल के सुंदर जी को, है ना। सो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। इनको ये अभी क्यों फेमस ये न्यूज में आए, क्योंकि इनको ऑनर करने के लिए 4th जनरल सुंदर जी मेमोरियल लेक्चर होल्ड किया गया था। कहाँ, मानिक सेंटर दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया था, मानिक सेंटर दिल्ली में। क्या किया गया था, 4th जनरल सुंदर जी मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाया गया था, दैट्स वाई। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि जनरल के सुंदर जी वॉज द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, है ना, 1986-88 के बारे में, और ऑपरेशन ब्रास्टैक्स के बारे में ध्यान रखना है। आपको क्या कमेंट करके बताना है कि हमें हमारे अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, उनका नाम आपको बताना है, और उनका टेन्यूर कब से कब तक का है वो आपको बताना है। ठीक है, अगले जो पर्सनालिटी हैं इनका एक बुक है विजन 2100 स्ट्रेटजी फॉर द 21st सेंचुरी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये के सुंदर जी का ही है। अगला जो हमारे पर्सनालिटी है उनका नाम है रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई की बात करेंगे तो रफ़ी ये एक फ्रीडम फाइटर थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे, बाराबंकी यूपी में। ठीक है, बाराबंकी यूपी के रहने वाले थे। अगर हम बात करेंगे इनको, यहाँ पे कहा गया दिस पर्सन इज रफ़ी अहमद किदवई, है ना। ये 1984 से 1954 तक रहे। ही इज ए इंडियन फाइटर, पॉलिटिशियन, सोशल लीडर, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, ये 1920 में 1920 में पार्टिसिपेट करते खिलाफत में, और एनसीए में भी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी। ठीक है, और ये मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर साहब, उनके ये प्राइवेट सेक्रेटरी भी सर्व कर चुके थे। ठीक है, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब नेहरू जी का कैबिनेट बनता है, तो उनके कैबिनेट में ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, कौन क्या बने थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनने के बाद इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट काम किया जाता है, जो आप सुने होंगे कभी, कि ओन योर टेलीफोन या फिर नाइट एयर माई, है ना। ये इन्हीं के द्वारा ये सर्विसेज जो है शुरू करवाया गया था। ठीक है, इनके नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम क्या है, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड। ठीक है, ये 1956 से दिया जाने लगा, और ये अवार्ड देता कौन है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 4-5 फैक्ट आपको बता दिए कि रफ़ी अहमद किदवई जो हैं बाराबंकी यूपी से थे, है ना, एक फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, ये सब कुछ थे। 1920 में ये पार्टिसिपेट करते खिलाफत में और एनसीएम में भी। ये मोतीलाल नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे जब नेहरू जी का कैबिनेट बना था, उसमें ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, और इनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या है, रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड, और ये 1956 से देना शुरू हो गया। कौन देता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब हम देखेंगे कि वाई वॉज ही इन न्यूज में क्या थे अभी, ताकि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के द्वारा इनका जो भी प्राइवेट पेपर था, किन से रिलेटेड, रफ़ी अहमद किदवई से रिलेटेड, या इनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स लीडर जैसे नेहरू जी, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको क्या किया है, एक्वायर कर लिया गया है। कि जो भी, जैसे आप ही अगर कोई बहुत बड़ा काम करके जाएंगे ना, और आपके जाने के बाद बहुत आपका जो प्रॉपर्टी है, आपके द्वारा जो लिखा लेटर है, आपके द्वारा जो किया काम है, उसको सरकार क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। तो अभी क्या किया गया, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के द्वारा इनका जो भी प्राइवेट पेपर था, इंक्लूडिंग इनके करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड, उसको सबको एक्वायर किया है, इसीलिए ये न्यूज में थे। ठीक है, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर कब बने, और इनके नाम से जो अवार्ड दिया जाता है वो कब से दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। उसके बाद जो अगले पर्सनालिटी हैं उनका नाम है ज्योति रात्रे। ठीक है, ज्योति रात्रे की बात करेंगे तो ये 55 साल की एक एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं। कहाँ से, महाराष्ट्र, ये MP से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, ज्योति रात्रे
ठीक है। ये हैं ज्योति रात्रे, ये 55 साल की हैं और ये पहली सबसे ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन बनी है ना, सबसे उम्रदराज इंडियन वीमेन बनी है जो समिट, माउंट एवरेस्ट समिट को क्या कर दी, वहाँ गई और उसको समिट को वहाँ चली गई। ठीक है, कब गई, ये 19 मई 2024 को गई, ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट बनी है। ठीक है, 55 ईयर के उम्र में, सोचिए क्या जज्बा है, 55 साल की उम्र में एवरेस्ट को ये कर लेना, फतेह कर लेना। ठीक है, और ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट था। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि लेड बाई, जो एक्सपीडिशन था इनका, जो वहाँ जाने का 15 लोगों का, वो किसके द्वारा किया गया था, डेविड हुगो एआविरी क्यूप्सपे के द्वारा। ठीक है, और ये और भी 5 कॉन्टिनेंट में जो है, आइलैंड पीक, इल्ब्रस, किलिमंजारो, माउंट एकांकागुआ है ना, ये सब को ये क्या कर रहे हैं, इनका एक्सपीडिशन हो चुका है। और ये किसको सरपास की हैं, संगीता बहल। संगीता बहल पहले जो थी वो 53 साल की एज की वीमेन बनी थी, जो सबसे उम्रदराज महिला बनी थी। इनको सरपास करके ज्योति रात्रे बन गई हैं, 55 साल की, मध्य प्रदेश की रहने वाली। ठीक है, अगले जो हमारे न्यूज़ में है, अगले जो पर्सनालिटी हैं उनका नाम है मलकैत सिंह। मलकैत सिंह बहुत ज़रूरी नहीं है। मलकैत सिंह एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एलुमिनस हैं और वो इस वर्सिटी के पहले बने हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिए हैं। ठीक है, ये वहाँ जाके न्यूजीलैंड का झंडा दिखाते हैं। ठीक है, और अपना निशान साहिब जो सिखों का जो झंडा होता है, बहुत ही उसको माना जाता है, तो वो न्यूजीलैंड का नेशनल फ्लैग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूजीलैंड में इमिग्रेट हो गए थे 1988 में, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगले जो पर्सनालिटी है उनका नाम है हमीदा बानो। हमीदा बानो क्या है, वो इंडिया की पहली विमेन रेसलर थी, है ना, पहली महिला रेसलर थी। ठीक है, और इनके नाम पे, इनको ऑनर करने के लिए गूगल के द्वारा क्या किया गया था, एक डूडल बनाया गया। ठीक है, ये है डूडल, ये थी हमीदा बानो। ठीक है, ये इंडिया की पहली वीमेन रेसलर थी और ये अलीगढ़ यूपी से थी। अलीगढ़ के पास में ही इनका कोई गांव था, अलीगढ़ यूपी से थी, और इनके नाम पे गूगल के द्वारा एक डूडल बनाया गया था। ये डूडल था जो गूगल के द्वारा बनाया गया था, और ये इसको क्रिएट कौन किया था, ये जो क्रिएट किया गया था उसका नाम है दिव्या नेगी। दिव्या नेगी जी के द्वारा ये क्रिएट किया गया था। इफ वी टॉक अबाउट दिव्या नेगी, शी इज फ्रॉम बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु की एक आर्टिस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा ये डूडल क्रिएट किया गया था। ठीक है, हम जब भी ये देखते थे तो हमको लगता था ये हनी सिंह है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज। प्लेसेस इन न्यूज में हम सबसे पहला जो देखेंगे वो देखेंगे कोझिकोड को। ठीक है, कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड इन केरला। कोझिकोड केरला में है, जिसको क्या डिक्लेयर किया गया, इंडिया का पहला, है ना, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है 2023, जून 23 2024 को। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी है और एक ट्रेडिशन है जिसको क्या बोलते हैं, कोलाया गैदरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलाया गैदरिंग। ठीक है, फोटो है, हाँ, ये है कोझिकोड। वहाँ एक गैदरिंग होता है, जैसे हम लोग चाय के टपरी पे जाके जो भी यहाँ के बेस्ट माइंड होते हैं, जो सबसे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वहाँ जाके जो डिस्कशन होता है बहुत हेल्दी वाला और बहुत ही इंटेलेक्चुअल, जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ में भी नहीं होता है, तो उसी तरीके का केरला में भी एक होता है जिसको बोलते हैं हम कोलाया गैदरिंग। इसी दोनों के लिए उस शहर को सिटी डिक्लेयर किया गया, सिटी ऑफ लिटरेचर। कोई यूनेस्को वाले को बिहार और यूपी का बनारस में भेजो, है ना, कि क्या जो डिस्कशन होता है पॉलिटिक्स पे, आर्ट्स पे, किसी भी चीज़ पे, वो इस लेवल का इंटेलेक्चुअल वाला होता है कि सिटी ऑफ लिटरेचर के साथ साथ सिटी ऑफ कल्चर वगैरह सब देना पड़ जाएगा बिहार को और बनारस को। ठीक है, इधर घूमते ही नहीं यूनेस्को वाले। तो किसको किया है, जोक सपाट, ये कोझिकोड को किया गया है डिक्लेयर इंडिया के द्वारा। इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी हैं और एक ट्रेडिशन है जिसका नाम है कोलाया गैदरिंग, जिसमें इनफॉर्मल डिस्कशन होता है पॉलिटिक्स पे, आर्ट्स पे, एटसेट्रा पे। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा बताते हैं UCCN के द्वारा, जिसके द्वारा ये दिया जाता है। UCCN क्या है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ये क्या है, एक फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम है जो 2004 से शुरू किया गया था। क्या, किस चीज़ के लिए शुरू किया गया था, टू प्रमोट कॉपरेशन एमंग सिटीज़, जो रिकग्नाइज कल्चर है, क्रिएटिविटी है, स्ट्रेटेजिक ड्राइव है, जिसके कारण सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो पाए। अब जहां भी अभी देखेंगे वहां बात किस चीज़ की आएगी, सस्टेनेबिलिटी की आती है। सस्टेनेबल होने का, जो भी काम किया जाना चाहिए वो इट मस्ट बी सस्टेनेबल। तो उसी के लिए ये यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको बताना है यूनेस्को कब बना और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। हालांकि ये हम 1000 बार बता चुके होंगे, लेकिन फिर भी यू हैव टू कमेंट। देखते हैं कितने लोगों को याद है ये कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कब बॉडी बनी, किसके अंदर काम करती है। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट यूनेस्को, जस्ट राइट डाउन। ओके,
अगला जो जगह है, अगला जो प्लेसेस इन न्यूज है वो हम देखेंगे वायनाड के बारे में। वायनाड आपको सबसे पहले पता है चुनाव के दौरान भी बहुत फेमस रहा था, क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी के द्वारा चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद ये फेमस क्यों हो गया कि वहां का दो गांव था, जो चूरमाला और मुंदाकई, ये दोनों लैंडस्लाइड और हुआ और डूब गया, पूरा का पूरा गांव बह गया और 250 से ज़्यादा घर परिवार बर्बाद हो गया। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दो रिवर, कि कौन से दो रिवर थे जहां लैंडस्लाइड हुआ। ठीक है, पहला रिवर जो था इरुवंजी पुయ్या और दूसरा चलियार रिवर। ये दोनों रिवर आप ध्यान रखिएगा, गांव का नाम चूरीमला और मुंदकई। ये डेट याद रखिएगा, बीपीएससी का आदत है क्या है ना कि डेट पूछ देता है, कि जुलाई 30 2024 को ये हुआ था, कि वायनाड में जो घटना हुआ था वो कौन से डेट को हुआ था। तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके का घटना का डेट पूछ चुका है तो डेट याद रखिएगा कि जुलाई 30 2024 को ये हुआ था। चूरमाला और मुंदाकई विलेज में लैंडस्लाइड के कारण डूब जाती है। और दो रिवर है, इरुवंजी पुయ్या, इसको पूजा भी बोल सकते हैं लेकिन केरला में पुయ్या बोलते हैं इसको, है ना। सो इरुवंजी पुయ్या और चलियार रिवर, ये दोनों रिवर थे जो वेस्टर्न घाट से आती है और अरेबियन सी की ओर चली जाती हैं। ठीक है, तो इसी के कारण लैंडस्लाइड हुआ था। ओके, आपको पता है कि 2023 में इसरो का जो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया हुआ था उसमें वेस्टर्न घाट और हिमालय का हाईली वनरेबल बताया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला न्यूज, वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये कहाँ है, ये है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में ये क्यों न्यूज में आ जाता है, क्योंकि यहाँ मोदी जी जाते हैं विजिट करने, विजिट द रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी। कब जाते हैं, मई 30 से जून 1 के बीच में, है ना, मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ 2024 लोकसभा पॉल्स चुनाव के लिए। ये है क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, दिस इज, देखिए पूरा एकदम बहुत सुंदर जगह है। बोला जाता है कि 1970 में 1970 में ये बनाया गया है ना, टू ऑनर स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद क्यों रिलेटेड है, कि बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी यहीं इसी रॉक पे, उसमें कुछ नहीं था, ये बस एक रॉक था, ये स्ट्रक्चर तो अभी हम लोग 1970 में बनाया है। इसी रॉक पे जब वो बैठ के योग कर रहे थे या फिर मेडिटेशन कर रहे थे तब इनको इनलाइटेनमेंट अटेन हुआ था। ठीक है, और अगर हम रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो बोला जाता है कि जो गॉडेस कन्याकुमारी है ना, वो लॉर्ड शिवा का पूजा यहीं इसी रॉक पे करती थी, इसलिए भी ये फेमस है। बस आपको ध्यान रखना है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है और ये 1970 में ये जो बनाया गया था, यहाँ विवेकानंद जी का एक मूर्ति भी है और मंदिर भी है हमारा देवी कन्याकुमारी का, बस ये ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा वो है, कहाँ गया, वो है सुल्तान बेकरी, सुल्तान बैथरी, वॉट एवर भी से। सुल्तान बैथरी क्या है, ये एक शहर का नाम है, टाउन है ये। ठीक है, ये कोई मत, ये बीजेपी केरला स्टेट के द्वारा बोला गया कि इसका नाम, सुल्तान बैथरी का नाम बदल के क्या रख दिया जाए, गणपति वत्तम, गणपति वत्तम नाम रखा जाए। क्यों रखा जाए, बोला जाता है कि यहाँ एक स्टोन टेम्पल है गणपति वत्तम का, है ना, जो किसके द्वारा बनाया गया था, जेन्स के द्वारा, है ना। 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में विजयनगर स्टाइल आर्किटेक्ट में गणपति वत्तम का एक स्टोन टेम्पल बनाया गया था। तो ये सुल्तान के नाम पे क्यों होना चाहिए, तो इसी के लिए ये नाम चेंज करने का डिमांड किया गया था। ये कहाँ है, वायनाड के आसपास में ही है। ठीक है, अगर सुल्तान बैथरी की बात करें तो ये 3 म्युनिसिपल टाउन को मिला के बोला जाता है ना, वायनाड में ही है। वायनाड, मनंथेवी और किलपेट्टा, ये तीनों को मिला के सुल्तान बैथरी बोला जाता है। वहाँ एक स्टोन टेम्पल है जो बहुत ही फेमस है, ये जो है स्टोन टेम्पल है, दिस इज द स्टोन टेम्पल ऑफ गणपति वत्तम। ठीक है, और इसको हम, ये और भी क्यों जाना जाता है, इडिकल केव्स या मरियम टेम्पल या वायनाड हेरिटेज म्यूजियम के लिए भी फेमस है। सो अगर हम बात करें सुल्तान बैथरी जो है, ये ओरिजिन किससे है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम टीपू सुल्तान, है ना। और टीपू सुल्तान जो है महागणपति टेम्पल एज ए वेपन स्टोर बनाए थे, इसलिए ये फेमस है, इसलिए ये जाना जाता है, लीडिंग टू ब्रिटिश कॉलिंग इट टीपू सुल्तान बैथरी। ठीक है, तो हम लोग इसको ख़त्म कर लिए। आगे आज इतना ही लेक्चर रहने देते हैं, आगे जो भी है फिर से हम करेंगे। आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।